डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि पावर फैक्टर क्यों रिड्यूस होता है आपके प्रीमाइसेस का, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे और आप अपने घरों में किस तरह का लोड यूज करते हैं। तो पावर फैक्टर क्यों रिड्यूस होता है, इससे पहले ये डिस्कस करूँ, इससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि लोड आप कितने तरह का यूज करते हैं। अगर आप लोड समझेंगे तभी आप पावर फैक्टर समझेंगे कि ये रिड्यूस क्यों होता है। लोड की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 3 तरह का लोड होता है। एक तो हमारे पास रेसिस्टिव लोड होता है, इसे हम बोलते हैं रेसिस्टिव लोड, और दूसरी हमारे पास होती है इंडक्टिव लोड एन, और तीसरी लोड जो हमारे पास वो होती है कैपेसिटिव लोड। तो इसे हम बोलते हैं रेसिस्टिव लोड। डिटेल में डिस्कस करेंगे रेसिस्टिव लोड क्या है, इंडक्टिव लोड क्या है और कैपेसिटिव लोड क्या है। इसे डिनोट करते हैं हम लोग R से, इसे डिनोट किया जाता है L से, और इसे हम C से डिनोट करते हैं। अगर मैं रेसिस्टिव लोड की बात करूं तो रेसिस्टिव लोड के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। सेम फेज में कहने का मतलब क्या है, अगर ये वोल्टेज की डायग्राम है, ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है, तो करंट भी इसके साथ साथ ही चलता है। करंट भी बिल्कुल ऐसे ही इसके फेज में मूव करेगी। ये मैंने एक्स एक्सिस लिया, ये मैंने वाई एक्सिस लिया हुआ है। अगर मैं इस बोलूं कि ये वोल्टेज है हमारा और ये करंट है हमारा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ही मोमेंट में ये जीरो को भी टच कर रहा है, एक ही मोमेंट में ये मैक्सिमा, दोनों ही वोल्टेज और आई दोनों ही मैक्सिमा को टच कर रहा है। अगेन ये जीरो को सेम टाइम में ही टच कर रहा है। और अगर मैं मिनिमा की बात करूँ तो जिस मोमेंट में वोल्टेज अपने मिनिमा को टच करती है, उसी मोमेंट में करंट भी अपने मिनिमा को टच करती है। इट मीन्स दोनों सिंक में है, वोल्टेज के साथ साथ ही करंट जा रही है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, फेजर डायग्राम, अगर आप इसे V से डिनोट करते हैं तो करंट को भी आप इसी फेज में ऐसे ही कंसीडर करेंगे। तो ये होगी आपकी करंट और V। दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा, वो 0 होती है। तो कॉस थीटा इस केस में कॉस 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। यानी आप इस केस में बोलेंगे कि पावर फैक्टर जो है हमारी वो 1 है। पावर फैक्टर हमारी क्या है, 1 है। अगर आपके घर में प्योरली रेसिस्टिव केस है तो सवाल ही नहीं उठता है कि आपका पावर फैक्टर 1 ना हो। लेकिन हमारे घर में प्योरली रेसिस्टिव लोड नहीं होता है जनरली। अगर प्योरली रेसिस्टिव है तो V और I चूँकि फेज में मूव कर रहा है, एक साथ मूव कर रहा है, जिस समय V मैक्सिमा रीच करती है उसी टाइम I करंट भी मैक्सिमा रीच करेगी। सेम टाइम में दोनों जीरो को रीच करता है और सेम टाइम में दोनों मिनिमा को टच करता है। वोल्टेज और I चूँकि सेम फेज में होती है तो थीटा 0 हो गया। पावर फैक्टर जिसे कि हम कॉस थीटा से डिनोट करते हैं वो 1 हो गया, और हम चाहते हैं कि हमारा पावर फैक्टर 1 हो। पावर फैक्टर क्यों रिड्यूस होता है, ये आप यहीं पे आपको दिख जाएगा कि क्यों रिड्यूस होता है। अगर मैं इंडक्टिव लोड की बात करूं तो इंडक्टिव लोड में क्या होता है कि अगर ये हमारा V का डायग्राम है, अगर मैंने ये V का डायग्राम बनाया है, V का वेवफॉर्म बनाया है, तो हमारी जो करंट जाती है वो लैग करती है। तो सपोज लैग करने का क्या मतलब हुआ, ये मैंने V बनाया और ये मैंने I का डायग्राम बनाया है, वेवफॉर्म बनाया है। तो आप देखेंगे कि जिस मोमेंट में ये जीरो को टच कर रहा है, वोल्टेज डायग्राम आपका जीरो को टच कर रहा है, इसके कुछ समय बाद, कुछ टाइम t के बाद करंट का वेवफॉर्म, ये I का वेवफॉर्म है, ये जीरो को टच कर रहा है। जिस समय ये हमारा वोल्टेज हमारा मैक्सिमा को टच करता है, इस मोमेंट पे ये मैक्सिमा को टच अगर कर रहा है तो ये कुछ समय के बाद अपने मैक्सिमा को टच करता है। कौन, करंट। यानी हर चीज़ इसका बाद में होगा, वोल्टेज पहले, करंट बाद में। ठीक, इसके बाद में है, चूँकि कुछ टाइम के बाद ये मैक्सिमा को रीच करेगा। सिमिलरली मिनिमा भी पहले वोल्टेज रीच करेगी, उसके बाद करंट रीच करती है। यानी I इस केस में हम बोलेंगे कि I लैग कर रहा है हमारा V से। इस केस में अगर आप वेवफॉर्म बनाते हैं तो अगर आपने V से इसे डिनोट किया तो I आपकी लैग करती है कुछ एंगल थीटा से। थीटा अगर प्योरली इंडक्टिव का केस होगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगी। अदरवाइज ये करंट है आपका और इस दोनों के बीच का एंगल थीटा, जिसे कि आप पावर फैक्टर बोलते हैं, कॉस ऑफ थीटा, जिसे कि आप पावर फैक्टर बोलते हैं। इस केस में कॉस थीटा आप निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू अगर 30 होगी तो कॉस 30 आप निकाल लेंगे, कॉस 30 की वैल्यू। इतने से करंट लैग करेगी। अगर थीटा 90 होती है
तो cos 90 की वैल्यू निकालेंगे और cos 90 आप जानते हैं कि ये 0 होता है। इसका मतलब इस केस में आपका पावर फैक्टर 0 हो गया। यानी आपके घर में अगर प्योरली इंडक्टिव केस है तो आपका पावर फैक्टर 0 होगा। अगर मैं बात करती हूँ कैपेसिटिव लोड की, तो इसमें वेव फॉर्म जब बनाएंगे तो V और I की जगह V का आप बिल्कुल ऐसे ही वेव फॉर्म बना लें, V को I से और I को V से रिप्रेजेंट कर लें, क्योंकि ये लीड करता है इस केस में करंट। मैंने 2 वेव फॉर्म बनाया। इस केस में आप क्या करेंगे, मैंने इसे V बोला था पहले केस में, इस केस में तो इसे मैं I बोल दूंगी और इसे V बोल दूंगी, यानी I यहाँ पे लीड कर रहा है। तो मैं जब इसका वेव फॉर्म बनाऊंगी तो ये हमारा, सपोज अगर ये V है, ये V का डायग्राम अगर मैंने बनाया V का, तो ये हमारी हो जाएगी I, ये हमारी I होगी, थोड़ी सी और ऊपर जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो ये एंगल जो बीच का हमें मिलता है थीटा, इस केस में आप देख रहे हैं कि I लीड कर रही है। तो कैपेसिटिव लोड के केस में क्या होता है, कॉस थीटा, ये हमें पावर फैक्टर मिलेगा और यहाँ पे ये हमें मिलती है लीडिंग, और इस केस में आपने देखा हमें मिलती है लैगिंग। इंडक्टिव के केस में लैगिंग पावर फैक्टर हमें मिलती है। पावर फैक्टर हमारा घट जाता है तब जब आपके घर में लोड जो होता है वो इंडक्टिव होता है, और हमारे घर में जनरली अगर मैं लोड की बात करूं तो लोड हमारा RL लोड होता है। R भी होती है लोड में और L भी होती है। कैपेसिटिव लोड नहीं यूज करते हम लोग घर में, नहीं होता है जनरली। RL लोड यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर कम होता है। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि पावर फैक्टर क्यों कम होता है, तो एक वर्ड में इसका आंसर होता है इंडक्टिव लोड। आप अपने घर में इंडक्टिव लोड अगर यूज करते हैं तो आपका पावर फैक्टर कम होता है। अब मैं बात करती हूँ कि इंडक्टिव लोड क्या होता है। कौन कौन से लोड ऐसे हैं जो कि इंडक्टिव लोड, जिसे आप एग्जाम्पल के तौर पे बोलेंगे कि ये इंडक्टिव लोड है। तो इंडक्टिव लोड जो है उसमें बेसिकली आप देखेंगे कॉइल यूज होता है। जैसे कि आपके घर में मोटर्स होता है, आप देखते हैं जितना भी हमारे पास इंडक्टिव मोटर्स जो हम यूज करते हैं वो हमारा आता है इंडक्टिव लोड। आपके पास फ्लोरोसेंट लैंप्स जो आप घर में यूज करते हैं, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका AC हो गया, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं जैसे कि आपका TV हो गया, या फिर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ये सारी डिवाइसेस जो होती हैं जिसमें कॉइल्स हैं, या फिर फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं, कंप्यूटर वगैरह में भी फ़ैन होता ही है, या फिर आपका मोटर्स हो गया, ये सारी जो लोड होती है AC, रेफ्रिजरेटर, हालांकि AC और रेफ्रिजरेटर में ऑलरेडी कंपनी बनाती, मैन्युफैक्चर करती है, तो उसको उस हिसाब से ही मैन्युफैक्चर करती है। बट ये सारे जो लोड होते हैं हमारे घर में, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, इन सारे लोड का जो पावर फैक्टर होता है वो लेस देन 1 होता है, जिसकी वजह से अगर आपको पावर कंपनी चार्ज करती है तो आपका कंप्यूटर वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आपके घर का पावर फैक्टर कम हो। अब मैं इसे आपको एग्जाम्पल में 2 लोड दिखाती हूँ कि पावर फैक्टर कम अगर होता है तो आपको पेनल्टी क्यों चार्ज होती है, आखिर क्या रीज़न है कि आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो मैं 2 केसेस आपके सामने लेती हूँ। सपोज आपके घर में 2 लोड है, एक लोड 1 है जो कि आपका यूज करता है 230 वोल्ट का वोल्टेज, और इस लोड का पावर फैक्टर सपोज 0.5 है, और जो लोड है वो P 5 किलोवाट का लोड है। ये मैंने केस 1 कंसीडर किया यहाँ पर। अब मैं केस 2 कंसीडर करती हूँ, लोड 2 की भी मैं बात करती हूँ। दूसरा पेन मैं यूज करती हूँ यहाँ पर, लोड 2, 2 लोड मैंने लिया, एक लोड 1 एक लोड 2। 230 वोल्ट, सपोज ये पड़ोसी का घर है और ये आपका घर है। 230 वोल्ट यहाँ भी यूज हो रहा है और यहाँ भी P 5 किलोवाट ही है। लोड यहाँ भी 5 किलोवाट है, आपके भी केस में लोड 5 किलोवाट है। आपका पड़ोसी भी 230 वोल्ट इसको ज़रूरत है आपके पड़ोसी को, और आपको भी 230 वोल्ट की ज़रूरत है। बट आपके केस में पावर फैक्टर 0.5 है, और मैं यहाँ पर आपके पड़ोसी का पावर फैक्टर कंसीडर करती हूँ कि आपके पड़ोसी का पावर फैक्टर आपसे ज़्यादा है, वो है 0.8। मैंने कंसीडर किया आपके पड़ोसी का पावर फैक्टर 0.8। अब इस केस में मैं निकालती हूँ करंट। तो हमें पता है कि P जो होती है वो होती है VI cos phi। तो मुझे I निकालनी है, यहाँ पर I हो जाएगी P/V cos phi, P/V cos phi। तो यहाँ पर आप निकालेंगे P क्या है 5 किलोवाट, इसे कन्वर्ट करेंगे आप वाट में, अपॉन V कितनी है 230 वोल्ट है,
और cos फाई क्या है, पावर फैक्टर, इसको cos फाई ही बोलते हैं। cos फाई आपकी 0.5 है। इस केस में अगर आप करंट की वैल्यू निकालेंगे तो आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर कर आती है यहाँ पर 43.47 एम्पियर। ये आपकी आ गई करंट की वैल्यू। इसे मैं क्लोज कर दे रही हूँ। नेक्स्ट केस कंसीडर किया हुआ है मैंने, 5 किलोवाट पावर फैक्टर ज़्यादा है। इस केस में भी P इक्वल टू वी cos फाई, तो आई आप निकालेंगे तो 5 इंटू 1000 अपॉन 230 वोल्ट इंटू, इस केस में cos फाई कितनी आप देख रहे हैं, ये है 0.8। तो यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू आती है, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आई की वैल्यू आपकी आती है 27.17 एम्पियर। मैं इसे भी क्लोज कर देती हूँ। अब आपको मैंने दो केसेस यहाँ पर दिखाया। आपके पास दो केसेस क्या है, ये आपका घर है और ये आपके पड़ोसी का घर है। आप भी 5 किलोवाट का लोड यूज कर रहे हैं। सपोज आपका इंडक्टिव मोटर है 3 फेज का 5 किलोवाट का, आपके पड़ोसी का भी मोटर 5 किलोवाट का है 3 फेज का। दोनों ही 230 वोल्टेज ले रहे हैं। बट क्या है दोनों में डिफरेंसेस कि आपका जो पावर फैक्टर है वो है 0.5, लेकिन आपका पड़ोसी का पावर फैक्टर आपसे ज़्यादा अच्छा है। तो आपके पड़ोसी के केस में पावर फैक्टर क्या है, वो है 0.8। दोनों केस में मैंने करंट की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, 43.47। और ये I1 लोड 1 के लिए है, ये I2। तो आप देख रहे हैं कि I1 की वैल्यू जो है I2 से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर इसकी जो थी वो थी कम। पावर फैक्टर I1 के केस में कम थी और इस केस में पावर फैक्टर क्या थी, ज़्यादा थी। तो इससे आपकी पावर कंपनी यानी आपको जो बिजली प्रोवाइड करती है उसे क्या नुकसान होता है। अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो वायर आपके घर में आती है, इलेक्ट्रिक लाइन वायर जो आती है, उसकी थिकनेस ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस वायर को सेम काम, एक ही काम को करने के लिए एक वायर को 27.17 एम्पियर करंट कैरी करना पड़ता है और उसी काम को करने के लिए दूसरे केस में 43 एम्पियर कैरी करनी पड़ती है। अगर करंट ज़्यादा कैरी करनी पड़े, इसका मतलब वायर की थिकनेस बढ़ जाएगी। और अगर वायर की थिकनेस बढ़ रही है तो वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इंसुलेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इंसुलेशन करनी, इसका मतलब कॉस्ट, पैसे लगेंगे। थिकनेस बढ़ानी तो भी कॉस्ट, इसका मतलब पैसे लगेंगे। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हैं, इनफैक्ट हमारे ट्रांसफार्मर को, ट्रांसमिशन लाइन को, स्विच गियर को और जो जनरेटिंग प्लांट्स हैं, हर पूरा का पूरा अगर आप पावर यूनिट देखेंगे, पूरा का पूरा जो सिस्टम आप देखते हैं, तो जनरेटिंग यूनिट्स पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। जो जनरेटिंग यूनिट्स है, जहाँ से पावर जनरेट होती है, वहाँ पर लोड ज़्यादा हो जाएगा। करंट ज़्यादा कैरी करना पड़ रहा है तो लोड बढ़ जाएगी, इंसुलेशन बढ़ जाएगी, थिकनेस बढ़ जाएगी। और अगर करंट ज़्यादा कैरी करना पड़ रहा है तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन का आपके घर में वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा, वोल्टेज कम होगी, वोल्टेज फ्लक्चुएशन का केस होगा तो हमारा तो इक्विपमेंट भी ख़राब हो सकता है। इस वजह से आपको पावर कंपनी पेनाल्टी चार्ज करती है। यही रीज़न है कि पावर कंपनी आपको पेनाल्टी चार्ज करती है। यही रीज़न है कि पावर कंपनी आपको पेनाल्टी चार्ज करती है। तो आप समझ गए होंगे कि आपके घर में किस तरह का लोड है। और आप अपने घर में अगर लोड मेजरमेंट करना चाहते हैं कि आपके लोड की पावर फैक्टर क्या है, तो आप पावर फैक्टर मीटर खरीद लें और आप देखें कि आपके घर में जो भी आप लोड यूज करते हैं उसकी पावर फैक्टर क्या है। इस केसेस में मैंने यहाँ पे बताया कि रेसिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड। जनरली आपके घर में जो लोड होता है वो रेसिस्टिव एंड इंडक्टिव इन नेचर होता है। और जहाँ इंडक्टिव टर्म्स यूज हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि करंट लैग कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर का पावर फैक्टर कम होगा। तो आप यहाँ पर प्रोटेक्टिव मेजर यूज करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगी कि आप किस कैपेसिटी की कैपेसिटर खरीदेंगे जो कि आपका पावर फैक्टर ज़्यादा कर सके। अगर आपके घर का पावर फैक्टर कम है, उसे बढ़ानी है, तो आप यहाँ पर यूज़ करते हैं कैपेसिटर बैंक। उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगी। आई होप कि आपके घर का पावर फैक्टर क्यों कम होता है ये आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।